हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज मनिंदर। तो आज आप करंट अफेयर्स आज की क्लास के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। तो आज जो करंट अफेयर्स हैं ये 13th ऑफ जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले कंटेंट सेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। आज हमारे पास 6 करंट अफेयर्स हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला है सॉइल लेस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वन इज एपेडा, अदर इज नेफेड। तो हम देखेंगे कि ये एमओयू क्या है और बेसिकली ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रोल है इंडिया के अंदर। थर्ड होगी नागा पीस टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। फोर्थ है नासा का बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है वाइपर मिशन, और इसके साथ रिलेटेड आर्टेमिस मिशन के बारे में भी देखेंगे। फिफ्थ है हमारे देश में जो अब कोविड के केसेस जब डाउन जा रहे हैं तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्कूल की रीओपनिंग के लिए चल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। और सिक्स्थ बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आज की क्लास की, एंड दैट इज अबाउट द उत्तर प्रदेश न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है। यूपी की जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबको कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ऐसे करंट अफेयर्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें प्रॉपर प्रिपरेशन होती रहे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉइल लेस एग्रीकल्चर। तो आप बड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार ये सॉइल लेस एग्रीकल्चर क्या है ना। सॉइल लेस मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें सॉइल की जरूरत ना हो। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक अभी रिसेंटली एक नेवल ऑफिसर थे, जो पुराने मतलब एक्स नेवल ऑफिसर थे, उन्होंने एक मिशन टर्मरिक जो है वो स्टार्ट किया है। तो आप जैसे फोटो में देख पा रहे हो, ये इन्होंने टर्मरिक मिशन का जो है वो स्टार्ट किया है, और ऑरेंज रेवोल्यूशन इसको इन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया है। तो टर्मरिक बेसिकली हल्दी जो हम कहते हैं, तो हल्दी के आपको जैसे पता है कि काफ़ी बेनिफिट्स हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी बेनिफिट्स हल्दी के बारे में दिए, जैसे कैंसर हो गया या एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है हल्दी। तो हल्दी को ग्रो करने के लिए इन्होंने बोला है कि हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं है और बिना सॉइल को भी हम हल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने ऑरेंज रेवोल्यूशन की बात की है। ये कैसे ग्रो होगा, इन्होंने शेड हाउसेस बनाए हैं जिसमें ये बैग्स में ग्रो करेंगे, और ये बैग्स एक लार्ज पोरस कंटेनर्स होंगे विद हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, एंड इसके अंदर कोकोपीट बेसिकली क्या होता है, कोकोनट हस्क जो वो होता है मिक्सचर होता है, उससे बनता है। वो इसके अंदर डालेंगे और उसके बेसिस के ऊपर ये हल्दी की ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि सॉइललेस एग्रीकल्चर का एग्जांपल सिर्फ यही है। काफी ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स न्यूज में रहता है। अगर आप इस टाइम इमेज को देखो तो इसमें दिख रहा है कि कैसे लोग जो है पानी में एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो सॉइल का बेसिक काम होता है फर्टिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और अगर हम पानी के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें, पानी के अंदर ही मिक्स कर दें ये सारे न्यूट्रिएंट्स को विद वेरी हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली प्लांट रूट्स में जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाते हैं और सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस टाइप की कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, जो हमें लगता है कि इंडिया में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, ये सिंगापुर में बहुत यूज़ किया जाता है, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेके जा सकती हैं। तो आई थिंक मेरे को था कि ये न्यूज़ आइटम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम विच इज़ अबाउट द एमओयू। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया अभी, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेफेड और एपेडा के बीच में साइन हुआ है। तो पहले आप समझते हैं कि एपेडा और नेफेड ऑर्गेनाइजेशंस की काम करती है। तो एपेडा द फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत बड़ा नाम है, मैंने पता है ना। एंड तुसी कहोगे कि काम की करती है। बेसिकली ये काम कुछ नहीं करती। काम इहदा यह है कि जिन्ने भी अपने देश च एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स होंगे हैं उन्होंने सारे की प्रमोशन लिए ये बॉडी जी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने देश च खेतीबाड़ी का जो एक्सपोर्ट है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਪੀਡਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, डेफिनेटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स कर दी है। पैकेजिंग के ऊपर काफी फोकस कर दे, नवी नवी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ये सारी इंट्रोड्यूस कर दी है एपेडा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी आ जाती है। मतलब बेसिकली फंडा ये है एपेडा का, जो बेसिक थीम है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया को किवें प्रमोट किया जाए, दिस इज द बॉडी दैट डज इट। इस तो बाद जी नैक्सट बॉडी आती है दैट इज नेफेड। अगर नेफेड का तुसीं नाम सुनो, नैशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्हें बेसिकली की है कि देखो जिवें अपनी हुणे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आया है, एंड उस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन दे विच
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰਸ ਬੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ देयर, ਮਿਲਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ देयर, ਸਿਮਿਲਰਲੀ देयर इज ਅ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਨੀ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ FPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ FPO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ। तो नेफेड ਤੇ ਐਪੀਡਾ ਚ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਫੈਡ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ FPOs ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਡਾ ਨਾਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ MOU ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। तो अगेन नेफेड बारे देख लो तो नेफेड 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। and it is one of the largest procurement as well as marketing agencies for agriculture products in India। apex organization है marketing cooperatives and it promote करती है marketing and all those processing storage of agriculture horticulture and forest produce agriculture machinery ਦੀ distribution ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, instrument implement ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। तो ये सारी चीज़ां ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। तो बच्चों आई थिंक ये भी सेकंड न्यूज़ भी दोनों समझ आ गई होगी। अपा लेट्स गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये जो न्यूज़ आइटम है ये है नागा पीस टॉक्स के बारे में। नागा पीस टॉक्स के बारे में पहले समझने से पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो अगर तुसी मैप के ऊपर फोकस करो इस टाइम पे तो तुसी देख रहे हो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट दे विच बिल्कुल ईस्टर्न साइड दे विच अपने कोल एक स्टेट है नागालैंड जिहदी कैपिटल है कोहिमा। हुण नागालैंड के जिहड़े लोग है इत्थे नागा ट्राइब रहिंदा है एंड नागा ट्राइब जिहड़ा है कल्ला नागालैंड च नहीं रहिंदा, नागालैंड के आस पास एरियाज़ दे विच भी रहिंदा। जिवें काफ़ी इन्हां दे जिहड़ी पॉपूलेशन है वो म्यांमार दे विच भी है जो कि एक डिफरेंट कंट्री होगी, अरुणाचल प्रदेश दे विच भी है, मिजोरम दे विच भी है एटसेट्रा। ये सारे नागा ट्राइब के लोग जो इकट्ठे मिलके दे वांट टू क्रिएट देयर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड नागालैंड, जिन्होंने कई बार ग्रेटर नागालैंड भी कह देंगे हैं। एंड ग्रेटर नागालैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਨਾਗਾ ਯਜ਼ਾਬੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਫॉर ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਰਥ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਾ ਹਿੱਲ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਾਗਾ ਹਿੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਨਾਗਾ ਕਲੱਬ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਨਾਗਾ ਕਲੱਬ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ 1946। slowly ਇਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ NSCN ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ NSCN ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NSCN ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਲੈਡ ਬਾय ਦ ਇਸਾਕ ਮੂਵੀਆ, ਅਨਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ SS ਖਾਪਲੰਗ ਦਾ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ NSCN ਗॉट ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ IM ਐਂਡ K। ਹੁਣ IM ਐਂਡ K ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਸੀਜ਼ਫਾयर ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। तो सेंटर गवर्नमेंट ने की किया कि अल्टीमेटली इन्हां नाल फिर थोड़ा जिहा अगे गल चली, लेकिन खापलंग जिहड़ा फैक्शन सीगा उन्हां ने वायलेंस करता 2015 दे विच एंड उस तो बाद जिहड़ा IM फैक्शन सी उहदे नाल सीज़फायर अग्रीमेंट कर लिया। मतलब इदां दी सारी चीज़ां चल रही हैं। एंड अगर तुसीं इन्हां दी नागालैंड NSCN खापलंग वालियां दा फैक्शन देखो तो दे आर बेसिकली फोकस्ड इन एरिया कॉल्ड हैब्रॉन। इन्हां दा हैडक्वार्टर्स है हैब्रॉन एंड ये बेसिकली की है 110 किलोमीटर फ्रॉम कोहिमा है एंड उत्थे आपकी सरकार भी चलाते, उत्थे इन्हां दा पार्लीमेंट भी है, टैक्सेस भी लेंदे लोकल तो एंड वैपन्स भी रखे हुए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इन्हां दा खतरनाक पूरा दा पूरा इन्हां दी मूवमेंट हैगी है। उन्हें ये न्यूज़ च क्यों सीगा बिकॉज नागालैंड गवर्नमेंट ने अपील किया सारी नागा पोलिटिकल पार्टीज़ नूं कि प्लीज़ तुसीं कोऑपरेट करो इन एस्टैबलिशिंग यूनिटी रिकनसाइलेशन एंड पीस इन द रीजन। तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा नागा पीस टॉक्स बारे
बेसिकली थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन है तो समझ आ गई होगी। सो बेसिक आइडिया ही है कि दे वांट टू क्रिएट देयर ओन कंट्री एंड विच इज कॉल्ड द ग्रेटर नागालैंड। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now let us go to the next important news item। ਇਹ news item ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। This is a very interesting mission of NASA called Viper mission। ਹੁਣ NASA ਦਾ Viper mission ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो एक रोबोट है नासा ने एक लैंडर एंड एक रोवर बनाया है एंड ये रोवर बेसिकली की करूगा ये मून दी साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा ना। मून दा साउथ पोल बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज अपनी चंद्रयान 2 ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਵਾਈ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫॉर ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕॉज ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो अगर फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ तो दिस कैन बी वन ऑफ द साइट जिथे आप लैंड कर सकते हैं स्टे कर सकते हैं इवेंचुअली उत्थे आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मतलब इट्स अ फ्यूचर एम्बिशन कि आप साउथ पोल के उपर एक आपकी लैंडिंग साइट बना सकते हैं उत्थों आप फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशन जिहड़े कंडक्ट कर सकते हैं। सो एवरीवन इज इंटरस्टेड इन द साउथ पोल ऑफ द मून। हुण इस चीज़ लिए की कीता है कि नासा ने एक बड़ा इंटरस्टिंग मिशन स्टार्ट किया आर्टमिस प्रोग्राम एंड किया है कि 2024 तक असी मून के उपर है ना एक कलर फर्स्ट पर्सन ऑन कलर ऑन द मून एंड फर्स्ट विमेन लैंड करावांगे एंड वापस उन्होंने लैके आवांगे। सो दैट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम। मतलब इट्स अ मैंड प्रोग्राम ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। उस तो पहला कुछ मिशनस कंडक्ट करने बड़े जरूरी है जिवें CLPS मिशन इन्होंने पहला किया फिर वाइपर मिशन जिहड़ा हुणे रिसेंटली किया इन्होंने फिर उस तो बाद आर्टमिस 1 होएगा फिर आर्टमिस 2 होएगा फिर आर्टमिस 3 होएगा एंड फाइनली आर्टमिस 3 2024 दे विच विल लैंड अ पर्सन ऑफ कलर ऑन मून and obviously a women also on moon। So these are series of missions that the NASA is conducting। ਹੁਣ ਵਾਈਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਈਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮੂਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ एंड ये बेसिकली एक्सप्लोरेट मोबाइल रोबोट होएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा पोलर एक्सप्लोरेशन एरियाज नो एंड उत्थे लूनर रिसोर्स मैप्स क्रिएट करेगा। लूनर रिसोर्स मैप्स बेसिकली रिसोर्सेज जो भी उस साउथ पोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏਗਾ एंड इवेंचुअली ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ट्रांसमिशन करेगा। दिस विल डेफिनेटली हेल्प है ना इन मेकिंग श्योर कि ਜਿਹੜੇ आने वाले फ्यूचर लैंडिंग प्रोग्राम है जिवें मैं दस्सिया आर्टमिस का प्रोग्राम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हेल्प करेगा ये ਜਿਹੜਾ वाइपर प्रोग्राम है नासा का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ एंड डेफिनेटली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟਸੈਟਰਾ। So let us go to the next topic बच्चों। This is about the school reopening program again which is going on right now। देखो कोविड के केसेस डाउन जा रहे हैं लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट थर्ड वेव भी आ सकती है इस करके प्रिकॉशंस रखने बड़े जरूरी है। उन एक ऑथर ने एक डिस्कशन की है कि क्योंकि कोविड के केसेस नीचे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्कूल्स रीओपन कर देने चाहिए ना ये तो उन्हें पॉजिटिव्स या नैगेटिव्स दोनों गल्लां कीतियां की करना चाहिए। तो ये क्या है कि पहली गल तो स्कूल खुलन ना खुलन नाल की इशूज़ आ रहे हैं। सो सब तो पहली चीज़ यही है कि लर्निंग गैप या एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे जोड़े है उन्होंने बिना एग्जाम्स तो पास किया जा रहा है एंड है ना एंड अल्टीमेटली स्किल प्रोग्राम्स ही रन हो रहे 2 साल ऑलमोस्ट छले खत्म हो गए एंड ऑनलाइन एजुकेशन के अकाउंटेबिलिटी इन्नी नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने कहा कि वाइडनिंग लर्निंग गैप हो रहा है। फिर अपने पिंडों के रूरल एरियाज़ के दूर दराज एरियाज़ के जिथे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो उत्थे इंटरनेट ना पहुँचने करके ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट इशू है डिजिटल डिवाइड के फैमिलीज़ को मोबाइल फोन्स नहीं है स्मार्टफोन्स नहीं है अगर है भी तो एक है फैमिली दे विच एंड कंप्यूटर्स नहीं है तो बच्चे जोड़े है वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही एंड ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पिछले 2 सालों के ड्रॉप आउट कर चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के ऑलमोस्ट है ना 4 मिलियन स्टूडेंट्स है जो उनके जो स्कूल में कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे विच इज़ अ वेरी डेंजरस फिगर टू कोट। फिर माल न्यूट्रिशन भी बढ़ रही है बिकॉज स्कूल के मिड डे मील स्कीम्स चलाई जाती सी जो कि अनफॉर्चुनेटली इन्नी इफेक्टिव नहीं हो पा रही आजकल। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल्स इदा क्यों समझते हो कि बाकी बिजनेसिस नालों डिफरेंट है बिकॉज अगर बाकी बिजनेसिस चल रहे हैं तो स्कूल शुड ऑल्सो बी रीओपन। पैरिस पोर्चुगल फ्रांस नीदरलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ के जिथे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हाई है उत्थे भी स्कूल जोड़े किसी ना किसी तरीके उन्होंने रीओपन किए हैं। लेकिन इस तो इलावा द ऑथर ऑल्सो आर्ग्यूज कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिवें रिस्क फैक्टर्स हो गए। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि कोविड दी स्कूल्स कैन बिकम सुपर स्प्रेडर्स इन द सेंस कि बच्चों को अगर हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
एंड बच्चों ਨੂੰ अगर कोविड हो जाता है तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज हाले तक रिसर्च भी नहीं हो रही वैक्सीन या बाकी बीमारियां दवाइयां के उपर कि बच्चों ते किवें इफेक्ट करता है। टीचर्स ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਮਤਲਬ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। so considering the health effects that this can happen to the students of India ਇਸ ਕਰਕੇ author argues ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ evidence based स्टडी करनी चाहिए कि वैदर स्कूल में ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ स्कूल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ਨੂੰ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। तो आई होप ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। Now let us go to the last topic of the day which is the family misplanning or the family planning UP ਦੀ new population policy। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि ਇੱਥੇ योगी जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं कि एक संतान होने पर 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज मिलेगा है ना। दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी योजनाएं नहीं मिलेंगी मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स ਜਿਹੜੀਆਂ उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होएगी। अगर 2 तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो लोकल इलैक्शनस पंचायतों के इलैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ईवन गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ they assume ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ so we have to make sure ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। so these are the kind of things ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ I will discuss ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ 2.7 ਹੈ which is very high ਉਹਨੂੰ 2.1 ਕਰ ਦੇਣਾ by 2026 ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ 1.7 ਕਰ ਦੇਣਾ by 2030 which means below the ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ। ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 31% ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 2030 ਤੱਕ 52% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 16% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। MMR ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ which is very high in ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਟਰਨਲ ਮਦਰਸ ਹੈ when they give birth ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ and we have to bring it to 98। IMR ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਵਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 22 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅੰਡਰ 5 ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ 64 ਇਅਰਸ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 69 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ TFR ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲਾइन ਕਰ ਰਿਹਾ which means ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2.2 ਪਰ ਵੂਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ 2.2 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ TFR ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2% ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 16% ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो इस बारे कुछ ना कुछ डिबेट्स भी हुई किसी ने पॉजिटिव गल भी कही किसी ने नैगेटिव गल भी कही तो ऑथर ये डिस्कस करता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਪਾਥ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ TFR ਇੰਡੀਆ ਦਾ 3.4 ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2015 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2.2 ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਜਾਂ ਮਾਸ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਔਮਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਬਰੰਟ ਆਫ ਦੈਟ। तो women ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਲ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ which creates health issues to the women of India। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਵ ਸਟੈਪਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ। तो ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
definitely health initiatives and empowerment of women, they play a very important role in creating incentives ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ population control ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੋਰਸਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੋਣ, IMR ਦੇ ਰੇਟਸ ਘਟਣ, MMR ਦੇ ਰੇਟਸ ਘਟਣ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਮਨ ਦੀ empowerment ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਨ ਆਫ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਇਲਲੈਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਪੀਡਾ ਦਾ ਨੇਫਿਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਗਾ ਪੀਸ ਟਾਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। So thank you students and take care. Happy studying. Best of luck.